गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सुप्रभातम। प्रातःकालीन स्मरणीयम शुभवंदना। आज जो है हम हिंदी विषय कक्षा 12 सीनियर क्लास व्याकरण हमारा जो है अध्ययन के अंतर्गत पद परिचय प्रकरण जो चल रहा था, पद परिचय ये जो था हमारा प्रकरण था। और आज का इसका जो अगला और अंतिम पड़ाव है, इस विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, पद परिचय परिभाषा, पद क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या योग्यता होती है और कितने भेद होते हैं, इस आदि के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसमें पहला भेद जो है विकारी और दूसरा था अविकारी। इन दोनों के विषय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अविकारी किसे कहते हैं, विकारी किसे कहते हैं, दोनों के बारे में हमने जो है चर्चा की थी। तो विद्यार्थियों देखिए, विकारी शब्द में ही आशय छुपा हुआ है, अर्थात इसका विश्लेषण जो है शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है। विकार उत्पन्न हो जाए, अर्थात कोई ना कोई बदलाव हो, किसमें हो, पद में, किसमें हो, पद में परिवर्तन हो, बदलाव हो, उसका स्वरूप है, स्वरूप अर्थात खुद का रूप, किसका, शब्द का, पद का परिवर्तन हो जाता है तो विकारी कहलाता है। साधारण परिभाषा में, हमारी बोलचाल की साधारण चीज जो सामान्य चीज है, परिभाषा जिसको हम रटन विद्या के तहत नहीं समझ सकते, एक सामान्य व्यवहारिक चीजें जो है परिभाषा, ये मैं बता रहा हूं। इसका अर्थ क्या होता है, विकार उत्पन्न होना, कोई ना कोई बदलाव हो जाना, परिवर्तन हो जाना। और अविकारी, इसमें अ जो उपसर्ग है वो लग जाता है और ए का मतलब नहीं के अंतर्गत आता है। तो पहले विकार हो रहा था ए नहीं, अब विकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शब्द या पद जो हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि, इनका किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये यथावत रहते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि जैसे हैं इनका रूप, इनका स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जिसको हम हिंदी में अव्यय भी कहते हैं। अव्यय, तभी तो हमने जो अव्ययभाव समास था, समास, ये वो हमने पढ़ा है, अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास में क्या था, यही तो कहानी थी कि उसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, क्योंकि अव्यय कभी चेंज, बदलाव नहीं होता है। तो विद्यार्थियों हम आगे इसके अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पद परिचय संबंधित 2 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड में आता है। पद परिचय दीजिए, आपके सामने एक वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि जो है इनका पद परिचय दीजिए। आगे भी उदाहरण हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे अविकारी, अविकारी की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। और देखिए, अविकारी पद कौन कौन से हैं, जिसमें पहला, या यूं कहें कि पहला टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखिए हमने क्रिया पढ़ी थी कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। क्रिया विशेषण पढ़ा होगा आपने।
तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसकी? क्रिया की विशेषता, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, या यूं कहे वह धीरे चलता है। यहां पुनरुक्ति है, ये एक ही शब्द 2 बार आया है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब यहां पे समझने की बात है और ध्यान देने की बात है। पूरी चीज समझ में आ जाएगी एक ही उदाहरण के अंतर्गत। इसका तो क्लियर हो जाएगा अभी, उसका भी कुछ परसेंट या भाग जो है अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इस वाक्य को देखिए, हम पदपर्ची पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मूल चीज है इसकी वो पढ़ रहे हैं, उसकी बाद में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की बात करेंगे। तो वाक्य के अंतर्गत ये क्या है? चलता क्या है? चलना क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। करता वह है। अब वो चल तो रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। कैसे चल रहा है वो? धीरे धीरे चल रहा है। चलना की विशेषता किसने बताई? धीरे धीरे ने। चलने की विशेषता किसने बताई? धीरे। क्रिया है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब मैं आपको एक बात फिर सिद्ध करने जा रहा हूं। हमने इसमें पढ़ा था, या अभी मैंने बताया कि अव्यय, इनका किसी भी काल रूप में चेंज नहीं होता है। अब मान लीजिए अव्यय, ये अव्यय है और क्या है? अव्यय तो है, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं, अविकारी शब्द अव्यय तो है। कैसे? मान लीजिए वह धीरे धीरे चलता है, क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। क्रिया ये क्या है? पुल्लिंग है। क्यों? चलता है, चलती नहीं है। अब मान लीजिए इसी वाक्य को हम ये लिखेंगे कि वह धीरे 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 चलती है, वह धीरे धीरे चलती है। तो देखिए, चलती है, करता वही है, लेकिन क्रिया ने क्या कर दिया? इसको स्त्रीलिंग बना दिया। और ये क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। क्रिया स्त्रीलिंग है, करता यानी स्त्रीलिंग है। कुल मिला की बात ये है, मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि ये स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर ये क्या है? पुल्लिंग है। अब देखो स्त्रीलिंग देख लो, ये सॉरी पुल्लिंग देख लो, स्त्रीलिंग देख लो, इनका रूप ऐसा का ऐसा है। क्या चेंज हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। अगर आप वह चलता धीरे धीरे चलता था, वह धीरे धीरे चलता था, या वह धीरे धीरे चलती थी, काल चेंज हुआ। वह धीरे धीरे चलेगा, वह धीरे धीरे चलेगी, काल। तो कोई चेंज हुआ क्या? किसमें? काल चेंज हुआ है, परंतु इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। चाहे काल चेंज हो, अब मैं लिंग चेंज करके बताया, मैं वचन चेंज करता हूँ। वह धीरे धीरे वे धीरे धीरे चलते हैं, वे धीरे धीरे चलते हैं। वे क्या है?
बहुवचन है। और चलते हैं क्या है, बहुवचन है। ये भी बहुवचन है और ये भी क्या है, बहुवचन है। परंतु बच्चों ये अपने आप में यथा वैसे कैसे बने हुए हैं, कोई चेंज हुआ क्या, नो चेंज। यहाँ चेंज है, नो चेंज। तो विद्यार्थियों मूल बात क्या है, अगर आप समझना चाहो तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप विकारी का मतलब अव्यय कह दो तो भी बात वही है। साधारण व्यवहारिक भाषा में समझने की बात यही है कि यदि आप इनको ये कह दो कि अव्यय, तो बात वही एक ही है। मैं यही बात समझाने चाह रहा हूँ। देखिए आप इतनी चीज़ें मैंने बताई है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा संबंध बोधक, अविकारी संबंध बोधक। दूसरा है अविकारी का दूसरा भाग है या दूसरा रूप है, भेद है। तो किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम। समझना बात को, संज्ञा व सर्वनाम जो पद होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम पदों का संज्ञा व सर्वनाम जो पद होते हैं, पदों का अन्य, दूसरा कोई भी हो, अन्य पदों या शब्दों के साथ, संज्ञा व सर्वनाम पदों का अन्य पदों या शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट करते हैं, जो संबंध प्रकट करते हैं या संबंध बताते हैं, प्रकट करते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। समझने की बात क्या है, संबंध का मतलब क्या होता है, संबंध का, के, की, यानी कि दो प्राणियों या दो वस्तुओं के बारे में संबंध जो स्थापित करता है, संबंध प्रकट करता है, वो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द भी क्या कहलाते हैं। और बोधक यानी मतलब बोध कराना यानी ज्ञान कराना, संबंध के बोध कराना। वह उसकी माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, क्या लगता है, जो भी मतलब वस्तु, प्राणी, जीव जगत, संसार में आपस में संबंध का बोध कराता है, रिलेशनशिप का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो है संबंध बोधक वाक्य पद जो है, शब्दांश जो है वो कहलाते हैं और होते हैं संज्ञा या सर्वनाम। चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इन दोनों के बीच में जो अन्य पदों के साथ में जो है संबंध स्थापित करते हैं, प्रकट करते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। तो ये बात समझाने की है। अब देखिए वो कौन कौन से हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, आगे पीछे, और देखिए अंदर बाहर आदि। ये अव्यय हैं, इनमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। वह ऊपर से आता है, वह आगे चलता है, वह पीछे पीछे आता है, वह
अंदर बैठा है, वह अंदर की ओर है, या वह उसके आगे चल रहा है, आदि ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं जो संबंध स्थापित करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम हो जो उनका आदि जो संबंध पद जो होते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये संबंध बोधक ये अव्यय हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए बस आगे चलते हैं। और तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक। ये ज़्यादा समझने वाली या ज़्यादा इसमें वो करने वाली बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में बस ये तो मैंने सिलेबस के अनुकूल बताया है, बाकी आपको मूल चीज़ क्या बताई जाएगी वो अभी हम देखते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक देखिए विद्यार्थियों, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? दो या दो पदों देखो इसमें दो पदों या दो वाक्यों, दो पद भी हो सकते हैं, दो वाक्य भी हो सकते हैं, इनको जो जोड़ने वाले होते हैं। पदों वाक्यों को जोड़ने वाले दो पद है या दो वाक्य हो, इनको जोड़ने वाले जो अव्यय, जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं उसे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कहते हैं। कहने का मतलब यह है, ये दो चीज़ याद रखो आप, दो पद हो सकते हैं या दो वाक्य हो सकते हैं, इनको जो जोड़ने वाले जो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और अभी मैंने अव्यय के बारे में जानकारी दी है, अव्यय के बारे में जानकारी दी है, बस इनको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं, बस ये याद रखना। जैसे इसलिए, किंतु, लेकिन, परंतु, ऐसे कई प्रकार के शब्द होते हैं। और, कि, एवं, ये क्या कहलाते हैं? अव्यय। इनको ये क्या करते हैं? देखो दो पद होते हैं छोटे छोटे, दो क्या होते हैं? पद होते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए आप, हम बना ही लेते उदाहरण, राम और सीता वन में गए। तो देखिए ये दो पद है, वन में गए, ये क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है, इसको समुच्चय बोधक कहेंगे। तो ऐसे इनको जोड़ जोड़ के बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं हम, बहुत सारे वाक्य बनाते हैं, बहुत वाक्य है, जितना बनाए उतना ही कम है। बना के देख लेना, जिन सब पदों के बीच में बस यही होता है
प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, अर्थात ये पद इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये अव्यय आ रहा है। ये अव्यय ही समुच्चय बोधक कहलाता है। बस इन शब्दों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। अब जिन शब्दों के बीच में, पदों के बीच में जो है पद छोटे होते हैं, ठीक है, बड़े हो सकते हैं, वाक्य, ये वाक्य में आता है, ये पद जो है आपके सामने है। और इन शब्दों का प्रयोग और करके देख लीजिए, हजारों वर्ड है, अनंत शब्दकोश भरा पड़ा है। देखिए, समझने के लिए इतना बहुत है। आगे जो है, अब हम, ये तीसरा था, अब हम चौथे के बारे में पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने कारक चिन्ह में पढ़ा होगा कि संबोधन हे, अरे, ओ, अरे, तो वो क्या, थोड़ा सा विस्मय, आश्चर्य, इसका भाव बोध कराता है। विस्मय का बोध कराए, आश्चर्य का बोध कराए। तो आश्चर्य, विस्मय, ये एक ही भावार्थ की ओर इंगित करते हैं। तो ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अब वो शब्द कौन कौन से होते हैं, अभी देखते हैं। जो अव्यय शब्द है, जो अव्यय शब्द, क्यों, क्योंकि अव्यय शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि हम अभिकारी पढ़ रहे हैं, वो एक ही बात है। जो अव्यय शब्द, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, तिरस्कार, हर्ष, तिरस्कार, आदि का बोध कराए। आदि का बोध कराए, उससे क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक। बोधक कहते हैं। कारक चिन्ह में आपने अंतिम जो पढ़ा होता है, अष्टमी विभक्ति, यानी कि जो संबोधन होता है, संबोधन हे, अरे, ओ, अरे राम, हे विष्णु, एक आश्चर्य, एक शोक, हर्ष जो है, इन का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। उनका रूप चेंज नहीं होता, वो ऐसे शब्द यथावत होते हैं। जैसे वो कौन कौन से होते हैं, देखिए, आ है, आ है, वाह, अरे, हाँ, हे, छी, हम कहते हैं कई बार छी, छी यानी घृणा, ये, हाँ, घृणा से छी, ऐसे ऐसे करना, मतलब वो क्या कहलाता है, छी, एक घृणा का बोध कराता है ना। ये देखो, अब आप चाहे इनको, चाहे इस लिंग में प्रयोग करो, चाहे पुल्लिंग में प्रयोग कीजिए, चाहे वर्तमान काल में प्रयोग कीजिए, चाहे भूतकाल में हो, भविष्य काल में हो, किसी भी वचन में हो, ये अपने आप में क्या रहेंगे, यथावत। ये इनको क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। हाँ,
विस्मयादिबोधक जैसे अरे तुम तो बहुत चालाक हो, हैं? अरे तुम तो बहुत चालाक हो, हैं? इसी वाक्य को अरे तुम तो बहुत चालाक हो, तो देखो कैसा भाव का बोध हो रहा है। अरे इसमें आश्चर्य हो रहा है कि अरे तुम तो बहुत चालाक हो, हैं? वाह कितना अच्छा है, छी मैं ऐसी अनहोनी या असामाजिक बातों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूं। तो आदि जो वाक्य पद होते हैं, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, विस्मयादिबोधक कहलाती है। तो हमने देखिए विद्यार्थियों, इन चीज़ों के बारे में, ये तो हमारा सीधा सीधा जो शब्दकोश था, इस शब्दकोश का अध्ययन किया। अभी कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से, हम परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको कहा, ये पहला उदाहरण हम देखते हैं। चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है। तो चंद्रभूषण जो है बाग में आम खा रहा है। अब आपको पूछेगा क्या, पद परिचय पूछेगा। वो क्या पूछेगा, पद परिचय पूछेगा। तो आपको दे देगा, अंडरलाइन दे देगा। मान लीजिए इसके दे दिया आम है या बाग है, किसी के भी एक के या दो के, मोस्टली एक अंडरलाइन ऐसे दे देता है जो है, या किसी इसके किसी में भी एक के दे दिया, तो उसके बारे में पूछेगा पद परिचय दीजिए। देखो बच्चों, आपको बोर्ड के अंदर जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल ही सिंपल है। और करना कुछ, जिस पद परिचय, मतलब जैसे मान लीजिए हमसे कोई ये कहता है कि आपका परिचय दीजिए, तो आप कहोगे मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, या ये ज़िला है, ये स्टेट है, ये देश है, हैं आदि क्या करते हैं, हम अपना परिचय देते हैं। तो इसी प्रकार पद का भी अपना परिचय होता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो क्रिया क्या कर रही है, रहा है। तो रहा है, ये किसका बोध है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। तो चंद्रभूषण, सीधी सी बात है, किसी लड़के का नाम तो है नहीं, ये क्या है, पुल्लिंग। क्या है, पुल्लिंग। एक चीज़ हमें क्लियर हो गई, क्या है, पुल्लिंग है। अब ये क्रिया खा रहा है, चंद्रभूषण एक ही है, तो एक वचन। पहली चीज, दो चीज क्लियर हो गई, ठीक है। चंद्रभूषण जो है पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्ति। एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, किसका, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है कि चंद्रभूषण एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक नहीं है, क्योंकि चंद्रभूषण नाम आ गया। मान लीजिए नदी है, नदियां हैं बहुवचन, लेकिन कौन सी नदी है साहब, गंगा है, यमुना है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। नदी है, नदी अकेली एक नदी है, तो जाति। तो एक, दो और तीन चीज तो हमने
क्लियर कर ली सब। अब चंद्रभूषण क्या है, कारक कौन सा इसमें, कर्ता। कौन सा कारक है, कर्ता कारक, क्योंकि आम खा रहा है, कौन कर रहा है काम, चंद्रभूषण, तो कर्ता कारक, इसको ये भी कह सकते हैं कर्ता कारक। 3 चौथी चीज क्लियर हो गई, पद का परिचय दे रहे ना। और क्रिया क्या है, खा रहा है, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता, क्रिया कौन सी है, खा रहा है, ये पोस्ट में भी लिख सकते हो आप, क्रिया का कर्ता। बात तो एक ही है, लेकिन क्रिया ये लिखना पड़ेगा, खा रहा है, क्रिया जो है वो करता है। ये इस चंद्रभूषण का पद परिचय हो गया। इस प्रकार से आपको बोर्ड में अंडरलाइन आएगी, ऐसे पूरे शब्दों का नहीं है, जो शब्द अंडरलाइन हो उसी का करना है। बोर्ड में एक के देगा, सबके नहीं देगा, ये तो मैंने बताया कि इनमें से वो जिसका भी देगा, मान लीजिए आम है, खा रहा है, तो सीधी सीधी उनका भी दे सकते हो, कौन सा वचन है, कौन सा जो भी है। तो देखिए लड़कियां हाथों से, दूसरा है लड़कियां हाथों से क्या धो रही है, वस्त्र। मान लीजिए फिर आपके वहीं दे देता है, ये दे देता है, ये इनमें से भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंडीशन के वाक्य। तो लड़कियां, इसका पता चलिए, पहले तो एक लड़कियां स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। लड़कियां व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, एक बार सोचिए। लड़कियां जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक। क्यों, लड़की का नाम आया क्या, नहीं आया। यदि जातिवाचक में से किसी को एक का नाम, अभी मैंने बताया नदी जातिवाचक है, लेकिन नदी कौन सी है, गंगा, नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। यानी व्यक्ति समूह में व्यक्ति विशेष का बहुत ग्रह है, तो वो क्या कहलाती है, जातिवाचक। तो ये जातिवाचक संज्ञा 1 2 3 चीज क्लियर हो गई हमारी। चौथी चीज देखेंगे हम कि चौथी चीज क्या है, वस्त्र। अच्छा, क्रिया कौन कर रहा है, ये भी ये कर रहा है, तो कर्ता कारक, वो चीज कर्ता कारक किसका, धो रही है। सेम कंडीशन के मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। और एक उदाहरण और देख लीजिए, मैं, तीसरा उदाहरण और देख लीजिए, मैं राम के साथ उसके घर गया। तो ये देखिए उसके आ गया ना, ये क्या है, एक बार इसको छोड़ दो, फिर भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए आप मान लीजिए मैं राम, मैं नाम किसके लिए आया है, मैं। मान लीजिए उसने मैं नाम के इसको अंडरलाइन कर दिया। अब साहब इसकी पद परिचय दीजिए। तो पहली चीज़ तो ये क्या है, घर गया, गई नहीं है, इस लिंग का बोध नहीं करा रहा है, किसका बोध करा रहा है, पुल्लिंग का। तो इसका पहली चीज़ तो क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई। दूसरा है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो ये सर्वनाम भी है, ये भी ध्यान रखना। ये सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है यहाँ पर। तो पुरुषवाचक, स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम कह देंगे इसको। क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ और देखेंगे हम। तीसरी चीज़ देखिए क्या है, वचन देखिए, अकेला ही तो है,
एक वचन क्या है, एक वचन है। मैं नाम एक वचन है, वो खुद के लिए कह रहा है, अपने लिए कह रहा है, और पुरुष। और देखिए जो खुद के लिए कहता है, खुद के लिए यानी उत्तम पुरुष, अहम आम वयम। तो अहम मैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम यहाँ पे तो ये क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष। ये मैं नाम क्या है, उत्तम पुरुष है। 2, 3 और 4 चीज़ हमारी जो है क्लियर हो गई है। 3 और 4, 5वीं चीज़ देखिए, घर गया। घर गया कर्ता कारक। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार आपके बोर्ड में 2 नंबर का जो है वो प्रश्न आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे वो आगे से पूछे चाहे पीछे से पूछे, वस्त्र क्या है। मान लीजिए आम के बारे में पूछ लिया, आप सब जानते हो आम कौन, 1 है, 2 है, कै स्त्रीलिंग जातिवाचक है, या जो है पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा, ये सब सीधा सीधा बता सकते हो आप। और ये पूछेगा आपसे, इसी प्रकार पूछेगा। मान लीजिए 2 के बारे में पूछ लिया, अंतिम पड़ाव पे बता रहा हूँ। मान लीजिए इसका पूछ लिया तो हमने लिख दिया, और मान लीजिए इसका और पूछ रहा है तो एक तो यहाँ लिख दिया, और दूसरा यहाँ लिखो, आम लिखो, उसके आगे क्या लिखोगे, इसकी पूरी डिटेल लिखोगे, यानी उसका परिचय यहाँ दे दोगे, बात खत्म। फालतू चीज़ लिखनी नहीं है, 2 नंबर पक्के हैं आपके। तो आज विद्यार्थियों ये आपका पद परिचय जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आपने ध्यान से पढ़ा और ज्ञानार्जन किया। मैंने अपनी ओर से प्रथमतः परिश्रम या प्रयास किया, मानना है कि अच्छे समझ में आया होगा और प्रयास करेंगे। साधुवाद, धन्यवाद विद्यार्थियों।